नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो रिसर्च एप्टीट्यूड पे है और इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें मैं रिसर्च पे पीवाईक्यू कराऊंगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसमें ये जो है ये हैंड रिटन कंटेंट है मेरा, और इसमें मैंने जो रिसर्च की बेसिक्स होती हैं वो सभी लगभग मैंने इसमें इंक्लूड किया है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में नहीं फंसूंगा क्योंकि आप लोगों का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 8 दिसंबर को है, ठीक है। जो सोशल वर्क के लिए प्रिपेयर 8 जनवरी को है, सॉरी, जो सोशल वर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आज ऐसे ही 4 तारीख हो गया है, तो बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बचा आप लोगों को, इसलिए ज़्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हाँ, MSSO जो KGMU कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, ये दोनों लखनऊ के हैं और इन दोनों में इसमें 23 और इसमें 33 वैकेंसी इन दोनों में आई है MSSO की, यानी मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की, और 2 वैकेंसी एम्स मंगलागिरी की जो कि पोस्टपोन हुई थी किसी वजह से, तो उसका भी एग्ज़ाम जल्द ही हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 35 वैकेंसी अभी MSSO की है। इन सब के प्रिपरेशन के लिए मैंने एक पेड क्लासेस स्टार्ट किया है जिसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस सिर्फ 3,999 रुपये है। तो इस बैच में आपको जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, इंडिविजुअल सेशन, इंडिविजुअल गाइडेंस और बाकी जो स्टडी मटेरियल आपको यूट्यूब पे दिख रहा है, इससे थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव और डिफरेंट वे में आपको गूगल मीट के थ्रू जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल उसमें मैंने जो टेम्पलेट बनाया हुआ है आप लोग देख सकते हो चैनल पे जाके, तो वहाँ से आप जाके रजिस्टर भी कर सकते हो। तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च क्या होता है तो उसके बारे में ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन 3 पॉइंट से आप समझ सकते हो। रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। तो इंक्वायरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ये 2 मेजर पॉइंट्स हैं जो रिसर्च को एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड मेथोडिकल, यानी मेथोडोलॉजिकल कह सकते हो, एंड इंक्रीजेज द नॉलेज। तो ये जो है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सिस्टमेटिक वे में करते हैं, साइंटिफिक वे में करते हैं, मेथोडोलॉजिकली करते हैं और हमारे नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं। एंड रिसर्च को एक एब्रीवेशन में दिखाया है, तो उस एब्रीवेशन को याद करने के लिए थोड़ा बेहतर हो जाता है। R से रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, यानी तार्किक सोच। E से एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। S से सर्च एंड सॉल्यूशन। E से एग्जैक्टनेस। A से एनालिसिस। R से रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। C से क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, एंड H से ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। यहाँ ऑनेस्टी से रिसर्च एथिक्स की बात आ जाती है। जो रिसर्च एथिक्स है, रिसर्च एथिक्स मतलब कि कॉपीराइट वाले जो मटेरियल हैं उसको कॉपी करके अपना मत बताओ, ठीक है, जिसको प्लेगरिज्म बोलते हैं। प्लेगरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी, और अगर आप साहित्यिक चोरी में पकड़े जाते हो तो VC तक जो है जेल गए हैं और VC तक लोग की नौकरी भी गई है। तो प्लेगरिज्म भी 3 लेवल पे होती है और 3 लेवल का अलग अलग जो है सज़ा है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? गेन फैमिलैरिटी विद अ न्यू फेनोमिना और डेवलप न्यू इंसाइट इनटू अ फेनोमिना, रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, ऑफर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, explore and analyze more general issues, construct or create a new procedure or system and generate new knowledge। तो ये रिसर्च के ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी उद्देश्य होते हैं कि रिसर्च करना क्यों है। देन रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिविटी होती है, रिलायबिलिटी होनी ज़रूरी है, वैलिडिटी होनी ज़रूरी है, एक्यूरेसी होनी ज़रूरी है, क्रेडिबिलिटी होनी ज़रूरी है, जनरलाइजेबिलिटी यानी जिसका हर जगह सामान्यीकरण किया जा सके, जो हर जगह एप्लीकेबल हो, एम्पेरिकल रिसर्च
सिस्टमेटिक होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए, कंट्रोल्ड फैक्टर्स होने चाहिए, साइक्लिकल होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए और रेप्लिकेबल होने चाहिए, यानी बार बार उसको अप्लाई करो तो उसका रिजल्ट चेंज ना हो। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। अब पॉजिटिविज्म किसने दिया था, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये अगस्त कॉम्टे ने दिया था पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है और पॉजिटिविज्म क्या होता है, आगे देखते हैं। द पोस्ट पॉजिटिविज्म इज आल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल एम्पिरिसिज्म। पॉजिटिविज्म रियलाइज ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस। तो पॉजिटिविज्म क्या कहता है, साइंस इज डिटर्मिनिस्टिक एज इट एक्सप्लेन्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करता है साइंस। साइंस इज मैकेनिस्टिक एज रिसर्चर्स develop hypothesis to be proved or disproved via application to specific research methods। कुछ सेट ऑफ पैटर्न्स हैं, सेट ऑफ मेथड्स हैं रिसर्च के, जिनसे साइंस के जो है रिसर्च किए जाते हैं और उसको एक्सपेरिमेंटल मेथड से प्रूव या डिसप्रूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स। और उसमें कुछ हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस में भी आपको बताया हूँ H0 यानी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो उसको अपने रिसर्च के फाइंडिंग से अप्रूव और डिसअप्रूव करते हैं। साइंस यूजेस मेथड्स सच एज सेलेक्शन ऑफ सैंपल, साइंस यूज्ड मेथड सच एज सेलेक्शन ऑफ सैंपल, मेजरमेंट्स, एनालिसिस एंड रीचिंग कंक्लूजन अबाउट हाइपोथेसिस। जो भी हाइपोथेसिस बनाया है उसको प्रूव करने के लिए इन मेथड से गुजरते हैं। साइंस डील्स विद एम्पिरिसिज्म वेयर इट इज असेस्ड एज ऑब्जेक्टिव एज सीन और मेजर्ड। पॉजिटिविज्म इज एसोसिएटेड विद क्वांटिटेटिव और ओनली रेशनल एंड साइंटिफिक रिसर्च स्ट्रेटजी। इट इज एम्फेसाइज ऑन एविडेंस बेस्ड रिसर्च। तो पॉजिटिविज्म मतलब पूर्णतया जो साइंटिफिक मेथड जिसमें यूज हो, उसमें कुछ भी एक्सपीरियंस और ये सब ऑब्जर्वेशन काम नहीं आएगा, प्रॉपर वो फैक्ट बेस्ड बात करते हैं, ठीक है। जैसे कोर्ट कहता है कि बिना प्रूफ के हम नहीं मानते, तो ये सब कुछ प्रूफ पे काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म पैराडिम इवॉल्व फ्रॉम द पॉजिटिविज्म पैराडिम। इट इज कंसर्न्ड विद द सब्जेक्टिविटी ऑफ रियलिटी एंड मूव्स अवे फ्रॉम द purely objective stance adopted by the logical positivist. It is go with scientific research plus observational research plus empirical research। यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट भी चाहिए इसमें, ऑब्जर्वेशनल टेम्परामेंट भी चाहिए और अनुभव और एम्पिरिकल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इट्स लाइक कि साइंस के बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें हैं जो हम साइंस से जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, वो है पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। तो जो हम 6 सेंसेस की बात करते हैं, नेचुरल पावर की बात करते हैं, वो यहाँ पे आ जाता है। जहाँ तक साइंस भी ना पहुँच पाए वहाँ पोस्ट पॉजिटिविज्म पहुँचता है। मेथड्स ऑफ रिसर्च। अब क्या क्या मेथड्स हैं रिसर्च के। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के भी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, कोरिलेशनल हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी हो सकता है एंड एक्सपेरिमेंटल हो सकता है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, ये इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। इन सिंपल वर्ड्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग द फिनोमिना, ऑब्जर्विंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम इट। Here the information is collected without changing the environment, that is nothing is manipulated। मतलब यहाँ experimental research नहीं होता है। It is any study that is not truly experimental. It includes survey and fact finding, inquiries with adequate interpretation, national sample survey जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराता है, and census can be taken as the best example of descriptive research. The aim of descriptive research is to describe what exists, यानी क्या exist करता है with respect to variables or conditions in a situation. Depending upon the number of times the data is collected, descriptive research can be 2 type। अब 2 टाइप का descriptive research होता है, एक होता है क्रॉस सेक्शनल और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल।
क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक बार में ही जो है डेटा लिया जाता है एक रिस्पोंडेंट से, और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, बार बार लिया जाता है कि क्या क्या चेंजेस आए। अ स्टडी दैट कलेक्टेड डेटा मोर देन वंस फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल, इसमें एक ही इंडिविजुअल से एक ही बार लिया जाएगा और इसमें एक से अधिक बार लिया जाएगा डेटा, और अलग अलग टाइम फ्रेम में जो डेटा लिया गया उसमें कोरिलेशन निकालते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स क्या होते हैं, सर्वे रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, कॉजल कॉम्परेटिव स्टडीज़, मेन ये जो है मेन इसके टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल, एक्सप्लोरेटरी एंड एनालिटिकल आर द वेरिएंट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो भी और हिस्टोरिकल और एक्सप्लोरेटरी और एनालिटिकल रिसर्च भी एक प्रकार के इसके टाइप्स हैं। सर्वे स्टडीज़ में क्या होता है, बेसिकली जो आप सर्वे देखते हो कि कोई आपसे कुछ क्वेश्चंस लेके आता है और उस पर आपसे कुछ जो है आपके रिस्पॉन्स मांगता है, तो द ऑब्जेक्टिव में नॉट ओनली be ascertain the status but also to evaluate the status against pre-decided norms or established standards. Researcher need to collect data according to the purpose of the survey. Correlational studies में क्या होता है, it is to explore whether there is any relationship or interdependence between two variables. तो V1 और V2 में कितना जो है कोरिलेशन है उसको देखते हैं, उसमें कोरिलेशनल स्टेज या एक से ज़्यादा भी, दो से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है कि पूर्व में घटित घटनाओं का अभी क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन सोशल साइंस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ कंडक्टेड इन context of a phenomena after it has occurred or at the time of its occurrence. It basically deals with non-manipulated variables of a phenomena. तो पूर्व में जो घटित घटना हुई है उसका अभी क्या करंट में असर है वो एक्स पोस्ट फैक्टो में देखा जाता है। हिस्टोरिकल रिसर्च में जितनी भी हिस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च होती हैं, जो कह सकते हो कि पुराने मंदिर हैं, पुराने अगर कोई बहुत पुराने मिल गए आपको हड़प्पा सभ्यता के या उससे, तो वो सारे रिसर्च हिस्टोरिकल रिसर्च में आते हैं। एनालिटिकल रिसर्च में क्या आता है, इन दिस मेथड द रिसर्चर यूजेस फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, जो पहले से ही अवेलेबल हैं उनको एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल इवेल्युएशन मेथड या टूल्स। जो अगर न्यूमेरिकल डेटा है तो SPSS से, नहीं तो अगर न्यूमेरिकल डेटा नहीं है तो फिर एन वीवो से। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च अटेम्प्ट्स टू आंसर हाउ एंड व्हाई, एक्सप्लेन करना कि ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो हाउ एंड व्हाई एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आता है। एंड उसके अलावा होता है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी मतलब कि कुछ नया एक्सप्लोर करना, जो भी चीज़ें हैं उसको फाइंड आउट करना। इट मेक्स यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा, इसमें भी सेकेंडरी डेटा का यूज़ होता है। एंड मेनली लिटरेचर रिव्यू, एक्सपीरियंस सर्वे, केस स्टडीज़, इंटरव्यूज़, मेनली फोकस ग्रुप इंटरव्यू जो हम FGD करते हैं सोशल वर्क में, एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड डेल्फी टेक्निक्स। तो ये सारे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंडर आते हैं। मेजर स्टेजेस क्या है रिसर्च प्रोसेस के, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला ही जो स्टेप होता है प्रॉब्लम सिलेक्शन। प्रॉब्लम सिलेक्शन मतलब कि आपका टाइटल क्या होगा, टाइटल एक प्रॉब्लम ही है जो आप रिसर्च टाइटल यूज़ करते हो। उसके बाद उस टाइटल से या उस डोमेन जो आपके टाइटल में है, जिन जिन डोमेन पे आपको काम करना है या वेरिएबल्स जो है उससे रिलेटेड लिटरेचर कितने अवेलेबल हैं, उन लिटरेचर का आपके जो संबंधित डोमेन से हैं उनका रिव्यू करना, उनको पढ़ना। फिर उससे जब आपको पढ़ लोगे तो फिर आपको एक गैप फाइंड होगा कि कुछ गैप रहेगा जिसको रिसर्च गैप कहते हैं। ठीक है, उस रिसर्च गैप के आधार पे आप एम एंड ऑब्जेक्टिव बनाते हो कि हमारा इस रिसर्च का क्या उद्देश्य होगा करने का। और फिर जब ये हो जाता है तो आप हाइपोथेसिस बनाते हो, और फिर हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन, साथ में जो रिसर्च क्वेश्चन होता है उसी का आंसर होता है आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो फिर उसके बाद में रिसर्च मेथडोलॉजी बनाते हैं एंड रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। सिलेक्शन ऑफ द यूनिवर्स पॉपुलेशन, यानी किस पॉपुलेशन पे आपको जो है रिसर्च करना है, किस रिस्पोंडेंट पे करना है, उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, देन डेटा कलेक्ट करते हैं एंड कलेक्शन
क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रिसर्च फाइंडिंग, समरी, रिपोर्ट राइटिंग एंड रेफरेंसिंग। तो इतने स्टेप्स होते हैं। इस रिसर्च मेथडोलॉजी में ही आता है सैम्पलिंग, मतलब सैम्पलिंग मेथड, ठीक है, किस मेथड से आप सैंपल कलेक्ट करोगे। उसके बाद में रेफरेंसिंग स्टाइल भी, इससे भी क्वेश्चन आता है। एपीए है, एमएलए है, वैंकूवर है, तो अलग अलग यूज होता है, बट एपीए सबसे ज़्यादा सोशल साइंसेस के लिए और साइकोलॉजी और साइकेट्री बैकग्राउंड में मैक्सिमम एपीए ही यूज़ होता है, और ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादातर एमएलए यूज़ होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली जो होता है वो साइंस में होता है, और साइंस में होता है या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है रिसर्च, तो उसमें भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा 2 या 3 वेरिएबल के बीच में क्या कॉजल रिलेशन है वो देखने के लिए किया जाता है। तो देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज डिजाइंड फॉर इस्टेब्लिशिंग कॉजल रिलेशनशिप। इट बिगेन्स विद द क्वेश्चन concerning the relationship between 2 or more variables. Simultaneously, the researcher develops one or more hypotheses to state the nature or expected relationship. In its simplest form, an experiment has 3 characteristics as follows. तो क्या 3 characteristics होते हैं? All independent variable is manipulated, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, और वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो एनालिसिस करना है। टू ऑल अदर वेरिएबल्स एक्सपेक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हेल्ड कांस्टेंट। द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? हम कंट्रोल करके देखते हैं, मैनिपुलेट करके देखते हैं, और ऑब्जर्वेशन करते हैं कंट्रोल और मैनिपुलेशन के बाद का। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो फंडामेंटल रिसर्च है। फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है? एडिशन टू नॉलेज, डिस्कवरी और इन्वेंशन। मोस्टली एकेडमिक्स में जो है फंडामेंटल रिसर्च यूज होता है, और एक्सटेंसिव इन नेचर। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है? सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। अगर कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस अप्लाइड रिसर्च के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। इनोवेशन और एप्लीकेशन, practical use in solving problem and intensive in nature. Classification of research on the basis of logic. Logic के बिहाफ पे जो डिडक्टिव और इंडक्टिव है उसमें हम देखते हैं डिडक्टिव में क्या करते हैं, टॉप डाउन जिसको बोलते हैं, डिडक्टिव में टॉप डाउन अप्रोच इसको बोलते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, इसीलिए इसको मैंने डीजीपी दिया। यानी डीजीपी मतलब ये है डिडक्टिव, डी से मतलब डिडक्टिव, और जनरल टू पर्टिकुलर, ठीक है। तो जनरल टू पर्टिकुलर या जनरल टू स्पेसिफिक, इसमें क्या होता है, स्टेट द हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द थियरी और रिसर्च। जो भी रिसर्च है, लिटरेचर अवेलेबल है, उसके बिहाफ पे एक जो है किसी प्रॉब्लम पे उसका सॉल्यूशन फाइंड करना। कलेक्ट डेटा टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड मेक डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल, ऑल मेन आर मोर्टल मतलब सभी जो मनुष्य हैं, जो भी आया है वो उन सब का जो है मृत्यु होना तय है। और सोक्रेट्स इज मैन, तो एक आपने इसके लॉजिक बनाया कि सोक्रेट्स एक आदमी है तो उनका भी मरना तय है, देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, और ये जनरल फैक्ट हो गया कि सभी इंसान जो है ना उनकी मृत्यु होनी ही है। तो ये डिडक्टिव जो है रीजनिंग हो गया, डिडक्टिव रिसर्च हो गया। उसके बाद में इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में होता है बॉटम अप रिसर्च, बॉटम अप अप्रोच होता है। इसमें स्पेसिफिक से जनरल होता है कि सॉक्रेट्स इज मॉर्टल, तो ये क्या स्पेसिफिक है कि सॉक्रेट्स की मृत्यु होनी तय है। अलेक्जेंडर एंड प्लेटो आर आल्सो मॉर्टल, यानी अलेक्जेंडर और प्लेटो बहुत महान थे लेकिन उनका भी मरना तय है। देन ऑल मेन आर मॉर्टल, तो उसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, उसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। और यहाँ पे आईपीजी यानी इंडक्टिव पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब समझने के लिए मैंने अपना मेथड यूज किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। अब प्रोसेस के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब कि जिसमें नंबर्स हो। इट इज सिमिलर टू डिडक्टिव रिसर्च। इट इज आल्सो टर्म्ड एज लीनियर रिसर्च एज इट टिपिकली फॉलोज अ लीनियर पाथ।
क्या होगा, स्टार्टिंग विद टेस्टेबल हाइपोथेसिस। इसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपके पास कुछ डेटा होंगे जिसमें नंबर्स होंगे और उसको मल्टीपल, चाहे एक्सेल से, चाहे एसपीएसएस से, या और बहुत सारे मेथड्स हैं, उससे आप एनालाइज करते हो। कलेक्शन ऑफ डेटा, इसमें डेटा कलेक्ट करते हो एंड देन एनालाइज करते हो एंड देन हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा वो देखते हो। उसके बाद में है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज इन्वॉल्व्स collecting and converting data into numerical form. We can do statistical calculation and draw conclusion. जो हमने आपको बताया कि अलग अलग टूल्स से हम कलेक्ट करते हैं और फिर उसको जो है डेटा एडिटिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली एन अप्रोच, नॉट जस्ट अ मेथड टू कंडक्ट रिसर्च, इट इज़ बेसिकली इंडक्टिव इन नेचर। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या क्या होता है, qualitative research is appropriate when the intended research area is not well studied or understood. A subject needs to be studied in depth. किसी भी सब्जेक्ट पे बहुत डेप्थ स्टडी नहीं हुआ है तो उस पर डेप्थ स्टडी करने के लिए आप जो है इनिशिएट करते हो। अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव इज नीडेड। यहाँ पे होलिस्टिक मेथड मतलब कई सारे जो रिसर्च मेथड्स हैं वो यूज हो सकते हैं। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल नीड टू बी स्टडीड। अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, लाइक कि किसी के बिहेवियर में कितना परिवर्तन आया तो इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है, ठीक है, बट फिर भी हम लोग कुछ कुछ टूल्स से क्वांटिफाई करते हैं, बट ये है तो क्वालिटेटिव चीज़। एंड मेजरमेंट टेक्निक्स लाइक क्वेश्चनायर्स आर नॉट कंसीडर सुटेबल। इसमें ज़्यादातर इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, बट बहुत सारे लोग क्वेश्चनायर भी यूज़ करते हैं। A researcher is more interested in the process, how it works, and not the product, the outcome. The important methods and approaches used in qualitative research: in-depth interview, focus group, narrative research, phenomenology, ethnography, case study research, content analysis, and grounded theory. Some facts related to qualitative and quantitative research. तो क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है, हियर द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑन ह्यूमन बींग्स ऑब्लिक सोशल साइंसेस टू नो व्हाट पीपल फील एंड थिंक। सेकेंड इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्टिव अप्रोच, हियर इज टू एक्सप्लोर एंड गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। बॉटम अप अप्रोच, एक्सप्लोर टू नो हाउ एंड व्हेन। प्रोसेस ऑब्जर्वेशन इसमें करते हैं। प्रोसेस ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, पैटर्न क्या है, टेंटेटिव हाइपोथेसिस क्या है, थ्योरी क्या है। And verbal data such as depth interview, focus group discussion, observation and document reviews. Holistic approach, random sampling, process oriented inquiry and no statistical test required. इसमें जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है इसमें एन वीवो से करते हैं, एक थीमेटिक एनालिसिस करते हैं, जिस एन वीवो एक फीचर है और एक मतलब एक मेथड है, मेथड क्या टूल है। जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस, less generalizable findings, result are very descriptive and small sample size। इसमें क्योंकि आपको डेप्थ इंटरव्यू करना है, हो सकता है 2 घंटे भी लग जाए इंटरव्यू में, तो इसीलिए इसमें अनस्ट्रक्चर्ड वे में इंटरव्यू भी होता है, स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत कम होता है। स्मॉल सैंपल साइज होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है, रिसर्चर बायसनेस हो सकता है एंड क्रिएटिव प्रोसेस आर द मेन इश्यूज। फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च का देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्चर डिसाइड्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो जितना हेल्थ में होता है, जो हेल्थ फील्ड में रिसर्च होता है, मैक्सिमम क्वांटिटेटिव होता है। देन टू जनरेट न्यूमेरिकल डेटा एंड हार्ड फैक्ट्स बाय एम्प्लॉइंग स्टैटिस्टिकल, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स। ऑब्जेक्टिव अप्रोच इज टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड क्वांटिफाई द प्रॉब्लम। द अप्रोच इज टॉप डाउन, द ऑब्जेक्टिव इज टू कन्फर्म व्हाट एंड व्हेन। डिडक्टिव reasoning methods starts from the theory, then form hypothesis, make the observation and finally confirm our hypothesis. Data collected such as numbers and statistical structured interview surveys and statistical records. तो जितना भी आप देखते हो कि इस दवा का इस पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट आया, इसका प्रेवलेंस कितना है, तो ये मैथमेटिकल ही होता है, न्यूमेरिकल ही डेटा होता है मैक्सिमम। तो हॉस्पिटल में मैक्सिमम क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च ही होता है। एंड इट इज़ अ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, द स्पेसिफिक वेरिएबल्स आर पिक्ड फॉर डिस्कशन हियर। तो मान लो किसी को साइकियाट्री में ही करना है
तो अगर उसको F20 यानी स्किज़ोफ्रेनिया पे करना है, स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट पे करना है, तो उसको ओसीडी वाले पेशेंट से क्या लेना देना है। तो यहाँ पे वो जो है रैंडम सैम्पलिंग के बजाय जो है वो पर्पसिव सैम्पलिंग यूज़ करता है अपने इंक्लूजन क्राइटेरिया के हिसाब से। रिजल्ट ओरिएंटेड इंक्वायरी होता है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर नेसेसरी टू प्रूव हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होता है। मोर जनरलाइज्ड फाइंडिंग्स होता है। रिजल्ट आर क्वाइट स्पेसिफिक एंड रिपोर्ट आर क्वांटिटेटिव रिसर्चेस आर मोर स्टैटिस्टिकल that shows the relationship between the variables. Good statistical analysis, more sample size requirement are the main challenges. इसमें जो sample size होता है वो ज़्यादा होता है। एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च जब मास लेवल पे कुछ चेंज लाने के लिए किया जाता है तो एक्शन रिसर्च वॉज प्रपोज्ड बाय कर्ट लेविन। तो एक्शन रिसर्च किसका है? कर्ट लेविन का है। अ जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट, एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। एक्शन रिसर्च आल्सो मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। ये लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस्ड करता है। इट मे आल्सो बी अप्लाइड टू प्रोग्राम्स और एजुकेशनल टेक्निक्स दैट आर नॉट नेसेसरली एक्सपीरियंसिंग एनी प्रॉब्लम्स बट दैट रिसर्चर्स सिंपली want to learn more about the techniques and improve their knowledge. Features of action research, features क्या हैं? Situational and problem solving perspective। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि जो जैसे कोई मेजर प्रॉब्लम है सोसाइटी में तो उसको सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च करते हैं। तो उसी टाइप का मतलब जो मेथड है सोशल वर्क का एक उसी टाइप का ये एक एक्शन रिसर्च करते हैं कि इसका करेंटली जो है सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये मैक्सिमम जो होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता इतना मास लेवल पे। एंड देन इंटरवेंशन इन रियल वर्ल्ड, adoption of alternative practice, immediate problematic situation, goals of social science। तो जो एक कोविड में सिचुएशन आया था वो एक एक्शन रिसर्च ही था। कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी, को लर्निंग, सेल्फ इवेल्युएटिव। एक्शन रिसर्च इज अ प्रोसेस। स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन क्या है? करिकुलम प्लानिंग एंड कोर्स मटेरियल डेवलपमेंट, प्रोग्राम डिलीवरी एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज, स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, staff development, management and administration, behavioral changes like attitudes, values, staff motivation। अब measuring variables measure कैसे करते हैं? measurement of variable is central to research studies according to the Stevens measurement scale can be of 4 type। 4 type क्या है? इसको स्टीवेंस मेजरमेंट स्केल बोलते हैं। तो नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, रेशियो है। तो नॉमिनल में क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ 2 कैटेगरीज लाइक मेल है या फीमेल है, ये बेसिकली क्वालिटेटिव होते हैं। ऑर्डिनल में या जो है ऑर्डिनल में एक ऑर्डर होता है, एक रैंक होता है, इसको क्लासिफिकेशन एंड इन ऑर्डर बोलते हैं। और ये इंटरवल और रेशियो होता है, इसमें क्वांटिटेटिव डाटा आता है मैक्सिमम। और क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड इक्वल यूनिट्स, यानी इन दोनों चीज़ों में जो आ रहा है वो यहाँ पे भी आ जाएगा और इन तीनों में जो आ रहा है वो रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्वल यूनिट्स एंड एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो ये कई बार 2 दिसंबर 2019 के सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। एटीट्यूडनल स्केल क्या होता है? इफ़ यू वांट टू असर्टेन द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स, तो एटीट्यूडनल जो स्केल होता है वो किसी भी इंडिविजुअल का एटीट्यूड जानने के लिए अप्लाई किया जाता है और मल्टीपल एटीट्यूड स्केल भी अवेलेबल है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स का जो है टीचर के प्रति एटीट्यूड क्या है वो जानने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो द क्वेश्चनर फ्रेम्ड मे बी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। तो टाइप्स ऑफ एटीट्यूडनल स्केल क्या होता है? लाइकर्ट स्केल है। लाइकर्ट स्केल में क्या होता है? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज समेटेड रेटिंग स्केल। इट इज द exist one to construct. It is based upon the assumption that each statement or item on the scale has equal attitudinal value, importance or weight। तो इसमें सभी की वैल्यू इक्वल होती है, बट इसमें जैसे स्टार मार्क आप लगाते हो कि आपको ये सर्विस कितना पसंद आया, जैसे ओला करते हो या फ्लिपकार्ट पे आप कोई सामान लेते हो, तो वो एक लाइकर्ट स्केल टाइप का ही है। उसके बाद में है थर्स्टोन स्केल। थर्स्टोन स्केल में ये जो है इसमें होता है इट में असाइन वेटेज, इसमें सबका वेटेज डिफरेंट होता है जितने भी नंबर्स होते हैं टू द डिफरेंट स्टेटमेंट सच एज विलिंग टू सॉल्व स्टूडेंट प्रॉब्लम मे हैव अ वेट ऑफ 1 द स्टेटमेंट अबाउट सब्जेक्ट नॉलेज
हैज़ वेट ऑफ 1.5 एंड स्टेटमेंट इन कंटेंट टीचिंग स्किल्स कैन हैव वेट ऑफ 2। तो अलग अलग का अलग अलग वेटेज, अलग अलग नंबर्स दे देते हैं, इसका उसी के हिसाब से स्कोर काउंट होता है। गटमैन स्केल होता है, इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन द रेशियो स्केल, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू डेवलप। उसके बाद में एक है लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल में आप देखोगे इस टाइप का होगा, स्टेटमेंट्स अबाउट टीचर, तो स्ट्रांगली एग्री, एग्री, है ना, इस टाइप का जो होता है। फिर स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नोज द सब्जेक्ट वेल, विलिंग टू सॉल्व स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। अब मतलब ये टीचर का आप जो है इस लाइकर्ट स्केल के थ्रू एक हिसाब से उसका फीडबैक ले रहे हो। तो नोज द सब्जेक्ट वेल, कितना वेल, स्ट्रांगली एग्री या एग्री या डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है इसे लाइकर्ट स्केल बोलते हैं। फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस बेसिकली ये एक जो है जितने भी उसमें फैक्टर्स होते हैं उसका आपस में कोरिलेशन क्या है, तो वो देखते हैं। फैक्टर एनालिसिस अलाउज रिसर्चर्स टू डिस्क्राइब मेनी वेरिएबल्स यूजिंग फ्यू फैक्टर्स, thus reducing the number of variables to a manageable levels in terms of factors can be analyzed further। तो कैसे यूज़ करते हैं इसका एनालिसिस कैसे करते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट यूजेस फॉर न्यू द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स के बीच में क्या कोरिलेशन है उसको एनालाइज करने के लिए काई स्क्वायर यूज़ करते हैं। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, तो प्लूरल हाइपोथेसिस क्या होता है? रिसर्चर्स विल हैव वन और मोर हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस में दो तरीके का हाइपोथेसिस होता है, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेट। तो नल भी एक से ज़्यादा हो सकता है और अल्टरनेट भी एक से ज़्यादा हो सकता है। तो सम फीचर्स ऑफ हाइपोथेसिस, इट इज़ अ टेंटेटिव प्रपोजिशन, जो आपने रिसर्च गैप फाइंड किया है उसके बिहाफ पे और जो आपने रिव्यू लिटरेचर किया है उसके बिहाफ पे आप जो है हाइपोथेसिस बनाते हो। द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज अननोन। In most cases, formulating a hypothesis specifies the logic relationship between two variables. It must be generalizable. It should be simple, मतलब बहुत complex नहीं होना चाहिए। Main functions क्या होते हैं hypothesis के? They bring focus, clarity, specify in the study. It helps in making sample design. They make the study more objective. They facilitate the formulation of a theory। और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस होता है, रिलेशनल होता है एंड एक्सप्लेनेटरी होता है। तो इन तीन टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं। इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग यू हैव अ नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट विच यू आर टेस्टिंग एन अल्टरनेटिव। तो नल और अल्टरनेटिव जो हमने आपको बताया। कॉन्सेप्ट ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, प्रोफेसर R.A. Fisher was the first to use such an experiment for testing the hypothesis by scientific investigation। तो ये क्वेश्चन कई बार आया भी है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए जो है किसने सबसे पहले यूज़ किया था? तो R.A. फिशर ने यूज़ किया था। और ही टॉक्ड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल इन रिसर्च। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जिसको रिप्लिकेट भी किया जाए, रेंडमाइज भी किया जा सके और लोकल कंट्रोल भी किया जा सके। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? तो रिसर्च डिज़ाइन जो है व्हेन द हाइपोथेसिस इज डन द नेक्स्ट स्टेप इज रिसर्च डिज़ाइन। इट इज़ अ रोड मैप टू कैरी आउट द रिसर्च, कि कैसे कैसे रिसर्च होगा, कैसे होगा, क्या होगा और क्या क्या एनालिसिस करना है, ये सारा जो है जिसमें मेंशन हो, किस मेथड से होगा, सैम्पल साइज़ क्या होगा, सैम्पल कैलकुलेशन कैसे होगा, एनालिसिस कैसे होगा, ये सारा होगा, उसको रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च स्टडी, सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सैम्पल डिज़ाइन, टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये सारी जो है रिसर्च मेथड्स में आते हैं, रिसर्च डिज़ाइन में आते हैं। रिसर्च डिज़ाइन अचीव्स द फॉलोइंग पर्पज़। क्या पर्पज़ होते हैं? इट मेक्स रिसर्च एफिशिएंट, ऑप्टिमम utilization of resources, flexibility, minimization of biasness, reliability and objectivity। उसके बाद में आ जाते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स पे। सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होता है? सैम्पल क्या होता है? सबसे पहले अ सैम्पल में बी डिफाइंड एज ए रिप्रेजेंटेटिव सबसेट और क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन मिनिएचर। मतलब जैसे मल्टीपल लोग हैं एक कम्युनिटी में, ठीक है, अब सब एक ही कम्युनिटी के हैं, सबकी प्रॉब्लम सेम है, तो सबसे तो
आप इंटरव्यू कर नहीं सकते, तो इनमें से 4 से 5 लोगों को ले लोगे। जैसे मान लिया 50 लोग हैं इस कम्युनिटी में, तो 4 से 5 लोगों को ले लिया, यानी 10% ले लिया, तो ठीक ठाक ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। 100% का तो इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है। देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ सैम्पलिंग। क्या है? प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी में एक होता है प्रोबेबिलिटी मतलब इन विच इक्वल चांस हैज़ टू बी चूजन, जो जिसमें सभी के चुने जाने की संभावनाएं बरकरार रहती हैं, उस पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, जिसमें मतलब सिंपल रैंडम में मान लिया ऐसे है और किसी को जो है रैंडमली आपने पिक कर लिया, वो सिंपल रैंडम हो गया। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में एक स्ट्रेटा बना लेते हैं आप, कि इसमें जो है क्लास 6 के बच्चे होंगे, इसमें 7 के होंगे, इसमें 8 के होंगे, और फिर सभी स्टेटा से 4-4 जो है रैंडमली आपने पिक कर लिया है, 3-3 जो है इन्फॉर्मेंट पिक कर लिया, तो इसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, द सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज अडॉप्टेड इन सिचुएशंस when population size is small and units are identifiable, but if the population is larger, the researcher can go for cluster sampling. The population is divided into mutually exclusive groups and the researcher draws a sample of a group to interview. जब बहुत ज़्यादा बड़ा population होता है तो cluster बना लेते हैं अलग अलग, और सभी cluster से कुछ कुछ सैंपल ले लेते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? इसमें इक्वल चांस नहीं होता है, ये पर्पजिव भी इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि रिसर्चर का जो इंक्लूजन क्राइटेरिया है, जो पॉपुलेशन है, जो उसके इंक्लूजन क्राइटेरिया में फिट रहे हैं, उन्हीं को ही लेते हैं। तो इट इज़ आल्सो नोन एज पर्पजिव सैम्पलिंग। आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द स्टडी ड्यू टू सम कन्वीनियंस टू द रिसर्च, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी बोलते हैं। दिस सैम्पलिंग टेक लेस टाइम एंड इज हैंडी। तो हॉस्पिटल में जितना होता है वो यही होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही होता है। इसमें जजमेंटल पर्पज़ या जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, जिसमें आप अपने रिसर्च के हिसाब से ही आप डेटा लेते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? कोटा सैम्पलिंग बेसिकली द रिसर्चर फाइंड्स एंड इंटरव्यूज a prescribed number of people in each of several categories. Here the main criteria used by the researcher is the ease to access सैम्पल पॉपुलेशन। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग मतलब रैंडमली कोई मिल गया, जैसे आप लोग सफ़र कर रहे होते हो और कोई जो है कंपनी का बंदा मिल जाता है और आपसे जो है करने लग जाता है इंटरव्यू, या आपसे कुछ डेटा लेने लग जाता है, वो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है। एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है? स्नोबॉल सैम्पलिंग बेसिकली यूज़ होता है जिसमें डेटा मिलना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे HIV पॉजिटिव के डेटा मिलना बड़ा मुश्किल होता है, या अल्कोहल या ड्रग यूज़र के जो डेटा होते हैं वो बहुत मुश्किल होता है। तो इनका एक ग्रुप रहता है, ठीक है, जो साथ में ड्रग्स लेते हैं। तो अब एक बंदे को आपने पकड़ा और उससे आपने इंटरव्यू किया और उसको बताया कि आपकी बातें कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी, मुझे आपकी जैसे लोगों से 10 लोगों से इंटरव्यू करना है। आपने उसको कुछ जो है इंसेंटिव के लिए कुछ खाने पीने के सामान दे दिए, तो उसने कहा अच्छा ठीक है आप आइए, इनसे मिलवा दूंगा मैं, ये दोस्त है, ये भी सेम प्रॉब्लम से जूझ रहा है या सेम जो है चीज़ें ले रहा है, तो इसने इससे मिला दिया, इसने फिर किसी और से मिला दिया, इस तरीके से चैनल बनती चली जाती है, तो उसको स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं। तो इसको अगर थोड़ा पढ़ना है तो आप देख सकते हो। इन दिस काइंड ऑफ सैम्पलिंग द इंफॉर्मेशन मे बी सेलेक्टेड फ्रॉम फ्यू इंडिविजुअल्स एंड दे मे आइडेंटिफाई अदर पीपल फॉर द पर्पज ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। दे मे आल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ द सैम्पल। इट क्रिएट्स अ नेटवर्क ऑफ सैम्पल एलिमेंट्स। तो इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका रिसर्च का ये ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगा, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस मैंने छांट के बनाए हुए हैं, और इसी पे जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है यही सारे क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा 50 क्वेश्चन सोशल वर्क रिसर्च के हैं, तो वो भी चाहे तो एक साथ करा दूंगा या सेपरेट वीडियो में करा दूंगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, और जिन लोगों को MSSO की प्रिपरेशन करनी है, फोकस्ड होके करनी है, वो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड ग्रुप का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी टेम्पलेट में जो QR कोड दिख रहा है वो QR कोड को भी स्कैन करके आप उस लिंक को भर सकते हैं। पेमेंट 3999 है, और इसका पेमेंट करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।